पुस्तक, सिर्फ कोड करवाऊंगा पाठ्य पुस्तक को, ठीक है। बाकी पाठ्य पुस्तक में ऐसा कोई विशेष के आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व, तो आप पहले तो हेडिंग लगाएंगे पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को आप हेडिंग लगाइए पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक के बारे में लिखे एक दो लाइन। एक्चुअली पाठ्य पुस्तकें जो होती है वो दो प्रकार के इसके गुण होते हैं। पहला होता है आंतरिक गुण और दूसरा होता है बाह्य। ये कोर्स में है नहीं तुम्हारे पाठ्य पुस्तक नहीं है, कैसे लिखो फिर? लिखो कि समझा दो सीधा लिखना है? अरे क्या लिखना इसमें यार है? चलो लिखे। हमारे विद्यार्थी कह रहे हैं हमको तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे आते हैं। अभी तक तुम भ्रमित हो है इतना पढ़ने के बाद में भी। चलो लिखो, हेडिंग लगाओ पाठ्य पुस्तक। और पाठ्य पुस्तक किसकी पढ़ रहे हो? हिंदी की? तो आपका टॉपिक रहेगा संस्कृत पाठ्य पुस्तक। हेडिंग लगाओ, ठीक है। अब एक सवाल पूछता हूँ, बार बार पूछते रहते हो कि सवाल कैसे आते हैं कैसे आते हैं। लो चलो मेरे को एक बात बताओ, पाठ्य पुस्तक छात्र के लिए होती है या छात्र पाठ्य पुस्तकों के लिए होता है? पाठ्य पुस्तक के लिए छात्र है या छात्र के लिए पाठ्य पुस्तक होती है? तो दोनों में महत्वपूर्ण तत्व छात्र होता है या पाठ्य पुस्तक होता है? इसलिए पाठ्य पुस्तक को छात्र का सहकारी अधिगम माना गया है, यानी मित्र कहा गया है, ठीक है। चलिए लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में, लिखेंगे पाठ्य पुस्तक को। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। एवं पाठ्य पुस्तकें कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में, एवं पाठ्य पुस्तकें कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में छात्रों के लिए, पाठ्य पुस्तकें कक्षा कक्ष में छात्रों के लिए अधिगम का महत्वपूर्ण साधन होती है। अधिगम का महत्वपूर्ण साधन होती है। अतः पाठ्य पुस्तकों को छात्रों के लिए मित्रवत माना गया है। पाठ्य पुस्तकों को छात्रों के लिए मित्रवत, मित्र के समान माना गया है। लंबी चौड़ी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा लिखिए पाठ्य पुस्तक के दो तत्व हैं। पाठ्य पुस्तक के दो तत्व हैं। नंबर एक, पाठ्य पुस्तक के दो तत्व होते हैं। नंबर एक आंतरिक तत्व, नंबर एक आंतरिक तत्व, नंबर दो बाह्य तत्व। पहला तत्व कौन सा होता है? आंतरिक, और दूसरा कौन सा होता है? बाह्य। समझ में आ गई? और पहला लिखेंगे नंबर एक आंतरिक तत्व। ये सर थोड़ी किताब दीजिएगा, ये कॉपी देना एक बार। पहला लिखेंगे आंतरिक तत्व, हेडिंग लगाएंगे आंतरिक तत्व। देखिए किताब है आपकी, इसके दो तत्व होते हैं। कॉपी है लेकिन मन से कल्पना कीजिए किताब है ये, तो इसके दो तत्व होंगे। पहला तत्व ये होता है आंतरिक, अंदर से किताब कैसी है, कैसी हो, और दूसरा होता है बाह्य तत्व। तो अंदर जो भी चीज होगी, जब आप किसी भी किताब को खोलोगे तो अंदर में सबसे पहले आपको जो चीज दिखेगी वो दिखेगी अनुक्रमणिका, इंडेक्स। हर किताब में आपको प्रारंभ में इंडेक्स होता है, जहां पर कौन सा पाठ का नाम और कौन से पेज के ऊपर हो वो होता है। तो आंतरिक तत्व में पहले चीज ये होती है कि पहली बात तो ये कि आपकी क्या होनी चाहिए, इसमें अनुक्रमणिका होनी चाहिए। दूसरा, जैसे ही जब आप इन किताबों को खोलते हो तो सीधा ही जो कुछ चीजें लिखी हुई आती है, शिक्षक के लिए निर्देश, छात्र के लिए निर्देश, संपादक की कलम से, ये सारी चीजें हैं वो सार रूप में ये बता देती है कि इस किताब के अंदर क्या है। तीसरी जो चीज आपको इसमें दिखेगी कि संपादक का नाम होना चाहिए, पुस्तक में किताब कितने जो है रुपए की है वो प्रिंट होना चाहिए, ये सब आंतरिक चीजें हैं। अभी इसकी विषय की बात बाद में करूंगा। चौथी जो चीज होगी, जब भी कोई किताब होती है, जब उसका पाठ प्रारंभ होता है तो उसका शीर्षक बड़े शब्दों में होना चाहिए और उसकी जो विषय वस्तु होती है वो शीर्षक के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। अक्षर जो होते हैं न तो ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे होने चाहिए, मिडिल साइज के अक्षर होने चाहिए। पेपर जो होता है वो A4 पेज का होना चाहिए ताकि आगे पीछे जो छपा हुआ अक्षर आपको दिखे नहीं। समझ में आ रही है? किताब ना तो ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए, आंतरिक तत्व है। अब विषय कैसा हो किताब का, बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। समझ में आ रही? पहली यदि क्लास है तो फूल पत्ती रंग बिरंगे चित्र इत्यादि का समावेश आपकी पहली की किताब में होना चाहिए। 10वीं की किताब में आप ये चीजें नहीं। तो आंतरिक तत्व का मतलब ये होता है कि एक पाठ्य पुस्तक आंतरिक रूप से कैसी हो, अंदर से कैसी हो। समझ में आ रही है? और बाह्य तत्व का मतलब क्या होता है कि एक पाठ्य पुस्तक बाहरी रूप से कैसी हो। बाहरी रूप में सबसे पहले किताब में जिल्द होनी चाहिए। समझ में आ रही? सजिल्द होनी चाहिए। कवर जो पेज होता है उसका शीर्षक काले या लाल अक्षरों में बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए, ऑथर का नाम होना चाहिए, और जो भी चित्र यदि हो
पर्यावरण है तो और मजे की बात तो यह है कि आपकी जो किताबें देखिएगा गवर्नमेंट की, उसमें सचित्र किताबें हैं, कई किताबों में तो कवर पेज के ऊपर ही पाठों के चित्र दे रखे हैं। तो जितने पाठ हैं, पाठ की जानकारी चित्र के माध्यम से ही कवर पेज पर क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। कलर्ड होनी चाहिए, सफेद किताब नहीं होनी चाहिए। जिल्द, तो ये कुछ गुण अंदर के हैं, कुछ गुण बाहर। आंतरिक गुणों में किताब में मौलिकता हो, सृजनात्मकता की चीज होनी चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए। तो अब एक एक करके लिखो आंतरिक तत्व। किताब का आंतरिक तत्व में क्या क्या चीजें होती है। नंबर एक, पहला आंतरिक तत्व में लिखे नंबर एक, पुस्तक की विषय सामग्री। पुस्तक की विषय सामग्री कक्षा के स्तर के अनुकूल हो। विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए, कक्षा के स्तर के अनुकूल हो। समझ में आ गई। तो ये कह रहा है कि आपकी जो विषय सामग्री होगी वो कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर दो, दूसरा, पाठ्य पुस्तक का निर्माण, पाठ्य पुस्तक का निर्माण छात्रों की रुचि को केंद्रित करके किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का निर्माण छात्रों की रुचि को केंद्रित करके किया जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण होता है वो कैसा होना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार। तीसरा बिंदु, पाठ्य पुस्तकें छात्रों की भावात्मक और मानसिक, पाठ्य पुस्तकें छात्रों की भावात्मक और मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें छात्रों की भावात्मक और मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर यानी पहली से पांचवी में क्या क्या चीजें आप देखो ना किताब में, क्या अपने आप मिल जाएगी। प्राथमिक स्तर पर दैनिक व्यवहार, घर स्कूल, माता पिता, परिवार, जंगली जानवर इत्यादि विषयों का सचित्र वर्णन होना चाहिए। समझ में आ गई। प्राथमिक स्तर की किताबें प्राथमिक स्तर के अनुकूल हो। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, एकांकी, कविताएं इत्यादि का वर्णन होना चाहिए। कविताएं हो, एकांकी हो, कहानी हो, कोई घटनाएं हैं इत्यादि का वर्णन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये स्तर के अनुकूल आपकी पाठ्य पुस्तकें हो। आगे लिखिए, अब पॉइंट आउट लिखना है सिर्फ, नंबर जो भी है लगाते रहना, 5-6 लिखो। रोचकता, टॉपिक लगाओ, अगला बिंदु लगाओ रोचकता। इसका मतलब पाठ्य पुस्तक हमेशा कैसी होनी चाहिए, रोचक। नेक्स्ट, अगला लिखें, अगला रोचकता के बाद में मौलिकता एवं नैतिकता से युक्त। पाठ्य पुस्तकें हमेशा ही मौलिक होनी चाहिए, नैतिकता से युक्त होनी चाहिए। कोई भी पाठ्य पुस्तक से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अगला लिखें, अगला शीर्षक का उचित समावेश। पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, शीर्षक जो होगा आपका उसका क्या होना चाहिए, उचित समावेश होना चाहिए। शीर्षक का उचित समावेश, जो भी बात है उसका शीर्षक उचित शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, लिखे शीर्षक के अनुसार पाठ का निरूपण। शीर्षक के अनुसार पाठ का निरूपण, शीर्षक के अनुसार ही आपका पाठ क्या होना चाहिए, निरूपित होना चाहिए। यदि वो गणित में आपको औसत पढ़ा रहा है तो नीचे भी औसत के ही सवाल उस रूप में आने चाहिए। इत्यादि का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मुख्य रूप से सारी चीजें आ गई। अब लिखिए बाह्य गुण, बाह्य तत्व। किताब का बाह्य तत्व कैसा हो। सबसे पहले जो बाह्य तत्व होता है, नामकरण अच्छा हो। भाई किताब का नामकरण, आपको पता है आपकी किताबों के नामकरण क्या है। कक्षा 5 में हिंदी की किताब का नाम बताओ, इस पर क्या नाम है, पता ही नहीं है यार। तुम लोग ऐसे ही सीधे बैठने आ गए, फिर कह रहे हो किताब पढ़ाओ। छठी की संस्कृत की किताब का नाम बताओ, क्या नाम है। किताब का नाम ही नहीं पता है तुम लोगों को, क्या नाम है, रंजिनी। रंजन कहते हैं मनोरंजित करने वाली। तो बात का किताब का नाम तो कम से कम याद करो क्या है। पर्यावरण पहली चीज याद होने चाहिए। पर्यावरण की किताब का नाम क्या है? और हिंदी की, अब खैर आओ हिंदी सीखे, ऐसे ही कुछ होगा, मेरे को नहीं पता है ना। चलो कहने का मतलब अब आपके सामने बोल दिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लिखे, पहला नामकरण कैसा होना चाहिए, अच्छा। दूसरा लिखे सजिल्द, किताब हमेशा कैसी होनी चाहिए, सजिल्द। सजिल्द समझते हो क्या, जिल्द के साथ होनी चाहिए। तीसरा, इसमें तीसरा लिखे मुख्य जो पृष्ठ होता है ना किताब का, कवर लिखे। कवर जो होता है किताब का वो कैसा होना चाहिए, रंगीन एवं सचित्र। किताब का जो कवर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और उसमें चित्र होने चाहिए। आगे मुद्रण, स्पष्ट मुद्रण। आपका जो मुद्रण होता है, छपना,
वो छपी हुई चीज कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, स्पष्ट मुद्रण होना चाहिए। लिखे आगे अगला, आकार मध्यम। किताब का आकार हमेशा कैसा होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए, न तो बड़ा और न छोटा। ये बाह्य गुण है, एक आदमी बाहर से कैसा हो और अंदर से कैसा हो, ये है। इसी प्रकार से यदि अपन कहें कि कागज, इसका जो कागज होता है वो कैसा होना चाहिए? है A4 तो ठीक है, या A4 नहीं लिख सकते अपन। कागज में हमेशा जो उसकी जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? वो किताब के जो उसकी A4 पेपर बोलते हैं इसको, इस रूप में होना चाहिए। थिकनेस जो होगी ना, क्या बोलते हैं उसको? वाटर मेक पेपर। हाँ तो लिख दीजिए इसको भी, मैंने नाम पहली बार सुना है, पर जो बोल रहे हैं वो सही होगा। वाटर मेक पेपर होना चाहिए इसका। A4 साइज बोलते हैं इसको, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। चलो लिखते हैं इसको, लिखे हैं कागज, लिखो इसको, मैं बोल रहा हूँ जो कागज डैश करके कर दो A4 साइज। कागज का आकार कौन सा होना चाहिए? A4 साइज। लिखे आपका अक्षर, अक्षरों का आकार मध्यम। आपके जितने भी अक्षर होंगे अंदर जो लिखे गए, ना तो बड़े ना छोटे, ठीक है। अगला, अनुक्रमणिका एवं एवं संपादक का पूर्ण विवरण, ये सारी चीजें इसमें आनी चाहिए। संपादक का पूर्ण विवरण, ये आपका है वह, ये किताब के कुछ बाह्य गुण होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका मूल्य क्या होना चाहिए? अंकित, क्योंकि किताबें हमेशा किसके लिए होती है? छात्रों के लिए। तो छात्र मूल्य देखकर है वो क्या करता है? उसको खरीदता है। तो किताब का मूल्य सदैव पुस्तक के ऊपर क्या होना चाहिए? अंकित। कुछ गुण आंतरिक है, कुछ गुण बाह्य, लेकिन सवाल हमेशा यदि पूछे जाते हैं तो आंतरिक गुण से पूछे जाते हैं। रुचि के अनुसार, मौलिकता, सृजनात्मकता, ठीक है ना। पुस्तक हमेशा एक निश्चित सारांश दिया हुआ होना चाहिए। कॉमन चीजें तुम लोग पहले से पढ़ के आए हो, इसलिए बार बार ये चीजें हैं, ये तो ठीक है, प्रकरण चल रहा है इसलिए बता दिया, बाकी ये बैच में पढ़ाते नहीं है, सीधा समझा देते हैं। अब आइए आगे, लास्ट हेडिंग लगाओ, निदानात्मक और उपचार। लगातार पढ़ रहे हो ये, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये आपका है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। छोटी सी चीज लिखानी है, बाकी हर एक के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई। लिखे लिखे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण की एक नवीनतम विधा है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण की एक नवीनतम विधा है, एक नवीनतम विधा है। शिक्षण के अंतर्गत, शिक्षण है ना, वहां लिख देना एक बार, एक एरो डाल के, क्योंकि संस्कृत पढ़ा रहा हूं इसलिए संस्कृत को ही सीमित रखूंगा। लिखो संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत, एक एरो लगा दो। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत छात्रों के श्रवण, वाचन, पठन अथवा लेखन। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत छात्रों के श्रवण, वाचन, लेखन और पठन में आने वाली कठिनाइयों को ज्ञात करना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। ज्ञात करना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। एवं निदान के पश्चात छात्रों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षक उनको दूर करने का प्रयास करता है। जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। वस्तुतः निदान का महत्व ही तब है जब उसका उपचार किया जाए। निदान का महत्व ही तब होता है जब उसका क्या किया जाता है? उपचार, ठीक है। एवं शिक्षण की इन नवीनतम विधियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भाषागत क्षमताओं का
छात्रों में भाषागत क्षमताओं का विकास, छात्रों में भाषागत क्षमताओं का विकास कराना है, भाषागत क्षमताओं का विकास कराना है एवं उनके उनके अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, जिससे शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है भाई, यह है वह आपका निदानात्मक, और इसका एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य यह है छात्रों को चारों ही भाषाई कौशलों में क्या बनाना है, प्रवीण। और इसमें जो भी कठिनाई आ रही है आप उनको दूर करें। दूर करने के लिए पहले निदान करना पड़ेगा, और निदान के बाद में आपको क्या करना होगा, उपचार। ठीक है, आपको शिक्षण विधि से पूर्व एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल आपको मैंने प्रारूप में लिखाई, जिसमें सबसे पहले आपको ये लिखाया कि भाषा का क्या महत्व होता है और भाषा सीखी कैसे जाती है। फिर आपको ये लिखाया कि भाषा में भी संस्कृत जो भाषा है इसका विद्यालय व्यवस्था में क्या महत्व है, ये क्यों डाली गई है। उसके बाद अपन आए कि विद्यालय में संस्कृत का प्रारंभ किसके कहां से हो रहा है, कक्षा 6 से 8 के मध्य हो रहा है, ये पढ़ा आपने। और ये भाषा पूर्ण रूप से कैसी होती है, वैकल्पिक है। फिर आपको पढ़ाया कि संस्कृत भाषा के शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं, भाषा को सीखने के, कोई भी भाषा को सीखने से। फिर आप वही स्वाभाविकता का सिद्धांत इत्यादि जो भी थे वो। इसके बाद में आपको जो संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत बताए, पढ़ाने के क्या सिद्धांत है। फिर पढ़ाया कि महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र कौन से हैं, और उन्हीं शिक्षण सूत्रों का आश्रय लेते हुए हमने पहली विधि पढ़ी गद्य, कौन सी किस स्तर पर उपयोगी है। फिर पढ़ी, इसमें अलग अलग लिखे, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या है प्रयोग कैसे किया जाता है, कौन से स्तर पर उपयोगी है। फिर पढ़ी पद्य शिक्षण, फिर पढ़ी नाट्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण इत्यादि। लेकिन इन विधियों का प्रयोग हम तभी कर पाते हैं जब हम एक निश्चित शिक्षण योजना को बनाकर अंदर जाते हैं, और शिक्षण योजना छात्रों के लिए होती है, और जो छात्र का अंतिम लक्ष्य होता है चारों ही भाषाई कौशलों में प्रवीण। उसमें जो भी कठिनाई आ रही है उसको हमने दोनों काम किया, निदान और उपचार। इसके बाद में जैसे ही हम ये काम कर लेते हैं तो हमारा तीसरा काम विद्यालय में होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन की क्या महत्ता होती है, उसके क्या सोपान होते हैं, कौन सा मूल्यांकन ज्ञानात्मक है, कौन सा मूल्यांकन परिमाणात्मक है, वो आपने लिखा। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक आ गई, अधिगम के साधन आ गए इत्यादि। ठीक है, अब ये आप लोगों का शिक्षण विधि मेरे को इतनी आती है, इससे ज्यादा मेरे को आती नहीं है। ठीक है, तो ये कह के मैंने मेरे ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और साथ में एक और आपको कह दिया कि इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, चलिए अब ये जितने भी ग्रुप डी वाले या सी वाले जो शिक्षण विधियों के लिए बैठे थे उनका काम पूरा। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षण विधियों के लिए ही बैठे हैं, पहले उनको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। अब उनका पहला काम ये है कि मैं उनको किताबें बता रहा हूँ, वो किताब आपको खरीदनी है। आराम से सुन लीजिए, क्योंकि कल अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सब जी ने नोट कर लीजिए, संस्कृत के लिए अतिरिक्त कोई भी गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं। यदि आप गाइड पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से ये आपका सबसे गलत निर्णय रिट में होगा। मैं ऐसा मानता हूं, बाकी ये इच्छा आपकी है। ठीक है, इसलिए किसी भी गाइड का आश्रय आपको फिलहाल नहीं लेना है। पहले विषय पर अपने आधिपत्य को स्थापित कीजिए, फिर गाइडों में आइएगा। मेरे पास मात्र और मात्र 2001 में सिर्फ और सिर्फ 60 पेपर की, और वो भी इतने से, और ये इतने से पेपर की गाइड थी 60 पेज की। अभी मैंने वापस प्रिंट कराने के लिए दी है उसको। ठीक है, इतनी सी गाइड थी, और मात्र पन्ने कितने थे, 60। उसी में ही गद्यांश थे, उसी में ही पद्यांश थे, उसी में ही पूरी चीजें थी, और मेरे को लग रहा था कि उसमें सारे व्याकरण के प्रश्न समाहित हो जाएंगे। अब मेरे को आता ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं कोई आपके प्रश्नों को। आप जल्दी मत लिखाओ, हम बहुत दूर से आए हैं, आप तो भैया फिर भी बहुत नजदीक से आए हैं। मैं ईश्वर के घर से आया हूं, इसलिए आपकी मेरी दूरी आपसे बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई? तो आपका ये प्रश्न मैं यहीं पे डिलीट कर रहा हूँ कि आप जल्दी मत लिखाओ, और हम बहुत दूर से आए, क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर आया हूँ। ठीक है, आपसे दूर वाला प्राणी मैं हूँ, पहली बात तो। अब तो सुने, अगले का भी उत्तर दे देता हूँ। हम किसानों के बेटे हैं, और आप चिंता मत करो, मेरे पास आपके हर प्रश्नों का जवाब है। शिक्षक हूं ना, प्रयास कर रहा हूं बनने का। आप तो उन किसानों के बेटे हैं जिनके, वो किसान भी एक किसी की संतान है जिसको कहते हैं ईश्वर। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ईश्वर ने किसानों को उत्पन्न किया और किसानों ने आपको किया, और मैं इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं आता हूँ। मैं स्वयं एक ईश्वर का ही पुत्र हूँ, मेरे को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपका और मेरा दोनों का संबंध हो गया, तो हमारा भी भविष्य बनाओ। सुनिए, हाँ मैं उत्तर एक एक दूंगा, आपको टेंशन मत रहो। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई किसी का भविष्य निर्माता हूँ।
और पहले दिन से बोल रहा हूँ, भाग्यम फलति सर्वत्रम न च विद्या न च पौरुषम। समझ में आ गई? आपके कर्म में लिखा है भविष्य बनना, तो ना तो उत्कर्ष रोक सकेगा, ना ये मनीष रोक सकेगा, और ना कोई आपका बाधक तत्व रोक सकेगा। जिसका बनना है इस संसार में बन के ही रहेगा। समझ में आ गई? और मैं तो सिर्फ इतना काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सीधा ही ब्रह्म की संतान हूँ, इसीलिए मेरे लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं प्याज लहसन नहीं खाता, ठीक है, मैं कर्मकांड कराता हूँ। मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं विचारों से बड़ा ही कैसा हूँ, सात्विक। समझ में आ गई? तो चूंकि मैं ब्राह्मण आदमी हूं, तो मैं सिर्फ इतना ही, और मैंने तो सुना है, सुनते सुनते ही परिपक्वता आ गई कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, कि ब्राह्मण के जो वचन यदि मुंह से निकल गए सही समय में, तो मानो भगवान श्री कृष्ण के वचन होते हैं, जिसका खंडन कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो मैं हर समय आपके साथ यही चाहूंगा कि आप स्वयं किसी का भविष्य बनाओ। समझ में आ गई? आप अपने भविष्य के ऊपर निर्भर नहीं रहे, आपका तो बन गया। समझ में आ रही है? और ईश्वर करे कि आप सारे लोगों के दर्शन मुझे इस फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, और प्रत्यक्ष हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और ये लिखते हुए हो कि सर संस्कृत की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। समझ में आ रही है? तो ये मेरा वचन, चलो ये भी मैंने खंडित कर दिया, क्योंकि मैं कोई भविष्य निर्माता नहीं हूँ। ठीक है? जिसने उत्पन्न किया है वही आपका भविष्य निर्माता है। समझ में आ रही है? जिसने आपकी फीस भरी है वही आपका भविष्य निर्माता है। रही बात महंगी और सस्ती की, जिंदगी में कुछ महंगा और सस्ता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दुनिया में सबसे बड़ी महंगी है, वो आपका जीवन महंगा है। समझ में आ गई? यदि जीवन किसी का सस्ता है तो ये कोई फीस महंगी नहीं है। समझ में आ गई? तो अपने जीवन को बचाओ, फीस को मत बचाओ। फीस तो भगवान करे कि मैं ये चाहता हूं कि आप 1000 बार भरो, इतने योग्य बनो कि जब उत्कर्ष वाला ये कहे कि 9000 फीस, तो हम कहेंगे 18 लो। समझ में आ रही है? आप इतने योग्य बन के दिखाओ, वही हमारी सार्थकता होगी। तो आपके तीनों ही प्रश्न खंडित हो गए। ठीक है? और अब बात यह है, अब लिखाना कुछ नहीं है, शिक्षण विधि आपकी पूरी हो गई। अब कुछ समस्याएं हैं, वो समस्या संस्कृत को लेकर है कि हमारे जो प्रश्न है वो संस्कृत में आते हैं। समझ में आ रही? बाकी कोई समस्या। लेकिन उससे पहले आपको ये बोल रहा था कि कोई डाउट नहीं किसी को? मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, है मेरे पास। आप यदि ये कहोगे कि टेबल टेढ़ी क्यों है, तभी मैं दूंगा उत्तर। समझ में आ रही है? क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ, मेरे को तो छात्र की संतुष्टि मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप संतुष्ट होकर जाने चाहिए, बस इतना सा मेरे को ये चाहिए। ठीक है? चलिए, घरवाली चाहे संतुष्ट रहे ना असंतुष्ट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ता है जब सामने वाला कह देगा कि मैं असंतुष्ट हूँ। समझ में आ रही है? विद्यार्थी हमारे लिए क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ना विद्यार्थी। भाई हम क्यों है, शिक्षक क्यों होता है छात्र के लिए। समझ में आ गई? अगर आप कह दोगे कि नहीं है, तो फिर हमारा तो फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गई? क्लियर? चलो अब आपकी किताब की बात करते हैं। आपको सिर्फ पहले आपको बोल रहा था कि 60 पेज की एक गाइड थी, इतनी सी। ठीक है? और रिकॉर्ड था कि एक भी सवाल बाहर न तो जा सकता था, ना आएगा। ऑनलाइन कभी सुनना, सुबह ऑनलाइन पढ़ाया था, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरी यहाँ पे कोई मैं गुणगान कर रहा हूँ। समझ में आ रही है? मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूं, और जो करवाऊंगा वो एक भी नहीं आएगा। समझ में आ गई? पहले ही बोल के पढ़ा रहा हूं ना आपको। तो अब सुनो, सुबह ऑनलाइन का पेपर मैंने वहां पे दिया, राजस्थान पत्रिका की तरफ से वो चल रहा था रीट का निःशुल्क, और वो की वो सवाल, वो की वो श्लोक आपके रीट के पेपर में आया। भाग्य था, संयोग था, हो गया सो हो गया। तो वो पेपर हमने नहीं बनाया, हमारे दिमाग में यही आया कि ये श्लोक सुबह ऑनलाइन में बताना है, ताकि विद्यार्थी है वह कम से कम कैसे करे, सवालों को करना आ जाए। वो कि वो सवाल आया कि रानी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम, न ये आया तुम्हारे विलपनम न अलंकृत मूर्धजाः वान्य का ये एक श्लोक आया था, उसी का ही उसमें सवाल आई। ठीक है? तो चूंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो 60 पेज की गाइड थी, उसमें से ये था कि एक भी सवाल बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब क्या हुआ कि वो गाइड खत्म हो गई। खत्म ही हुई कि 2000 की गाइड थी एक की, तो उस समय कोई सीटी वीटी कुछ थी नहीं। अब उसी गाइड को 2012 में कुछ पन्ने बचे हुए थे, तो मैंने कहा यार भीड़ बहुत थी, तो कहा रोज के कौन प्रश्न कराए, तो मैंने कहा उस गाइड को वापस छपा देते। वो गाइड लेके, वो पन्ने लेके मैं एक संपादक के यहाँ गया, और मेरे को बोला गया, मैंने बोला कि साहब इसको छापना है, ये 60 पन्ने हैं। उसने बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि 60 पन्ने हैं तो आप इसके 60 पन्नों के कितने पैसे रखोगे गाइड के। मैंने कहा 60 पन्ने विद्यार्थियों के लिए बनी है 40 रुपए। क्या कहा? 40। उसने कहा, जाते ही खंडित कर दिया, कोई नहीं, 40 यदि रुपए रखोगे 60 पन्नों के, तो छपाई का खर्चा कौन भुगतेगा? उसने मेरे से ये कहा, और उसमें भी 20 रुपए आप ले लोगे। मैं तो लूंगा ही, मेरी गाइड है तो मैं तो लूंगा ही, और 20 रुपए हमको मिले, कहां से छपाऊं और क्या कमाऊं, क्या खाऊं? आप एक, तो मैंने कहा इसका विकल्प बताओ। उसने कहा साहब इस 60 पन्ने को आप क्यों नहीं 260 में बदल देते। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? आप क्यों नहीं इस 60 पन्नों को 260 में बदल देते। मैंने पूछा कैसा, क्यों करूं? किताब बड़ी हो जाएगी, इसकी कीमत रखेंगे 350 रुपए। समझ में? बहुत कड़वा बोलता हूं मैं, समझ में आ गई, लेकिन बड़ा हितकारी होता है। ठीक है? तो 350 विद्यार्थियों को कहेंगे साहब इसमें 10% आपको कमीशन देंगे, और 300 रुपए में वो किताब हम मार्केट में बेचेंगे। सर आप 150 रुपए लेना, 150 मेरे को देना, ताकि तुम्हारा भी व्यापार चलेगा और हमारा भी चलेगा। मैंने कहा साहब ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जो सामग्री मेरे को 60 पन्नों में विद्यार्थियों को देनी है, मैं फालतू ही 200 पेज क्यों बढ़ाऊं। समझ में आ रही है? जो चीज 60 आपके वाक्यों में आ रही है, मैं आपको क्यों कहूंगा कि आप 260 पढ़ो। और यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं अन्य गाइडों को उठाऊंगा
और इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास कि वो एक एक शब्द लिखे। मैंने उपकार से पेपर उठाए, मैंने साफल्यम से उठाया, मैंने और किसी से उठाया, समझ में आ गई। और मैंने सारे पन्नों को बीच में मैंने ये देखा ही नहीं कि ये चीज रीड के लिए है या नहीं है। मैंने वो सारे 200 पेज 60 पेज छाप दिए और मेरे को तो आराम से उस एक किताब के कितने रुपए मिल रहे हैं आप क्या समझ रहे हो कि मैं 2000 से, जब मैं कह रहा हूँ 99 से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं एक गाइड एक विद्यार्थी को नहीं दे सकता हूँ? इस क्लास में बैठ, आप यहाँ पे 400 विद्यार्थी बैठे हो, क्या मैं 400 गाइड आपको नहीं पकड़ा सकता हूँ और आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ क्या 300? मेरा व्यापार तो मेरे को क्लासों की जरूरत ही नहीं रहती है, समझ में आ रही है मेरी बात। पर मैं ये काम कभी नहीं करता। मैं गाइड नहीं लिख सकता हूँ क्या? आराम से लिख सकता हूँ, कौन मना कर रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूँ आपको? हमको कोई भी चीज चयन वही करनी है जो प्रामाणिक हो, हमारे काम की हो। गाइडों में रीड का लेवल है ही नहीं कहीं, समझ में आ रही है? वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न आप पे लाद रहे हैं और हम लोग उन प्रश्नों में उलझ रहे हैं। समझ में आ रही है? आपके क्या आएगा साहब? गद्यांश। आपके क्या आएगा? पद्यांश। आपके क्या आएगा? शिक्षण विधि। समझ में आ रही है मेरी बात? में क्या बोल रहा हूं? तो आप सबसे पहले तो किताबों का चयन ढंग से कीजिए। गाइड तब पढ़िएगा कि जब आपका पूरा विषय पर अधिकार, जो मान लो नहीं आ रहा है, प्रयास करो। मैंने कॉपी टू कॉपी पढ़ाया है आपको, सिलेबस टू सिलेबस, हमेशा वैसे ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना। यदि फिर भी वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी देखने का प्रयास करो कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है। आपकी एक ही किताब संस्कृत की खरीदनी है आपको, वो समझ में आएगी नहीं, और वो है कपिल देव द्विवेदी की, जिसका नाम है रचना अनुवाद कौमुदी। मैं भी सब लिखा रहा हूं आपको। ये एक पहले 70 रुपए की थी, अब बढ़ के 80 रुपए की हो गई। समझ में आ गई? व्याकरण की एक किताब लेनी है आपको, पता है मैं आराम से एक किताब लिख के मैं मेरा मकान बना सकता हूँ। ये कितने पैसे कमा सकता हूँ आराम से, क्योंकि इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना। तो एक एक आपको दे दूं, पैसे ले लो अभी आपसे 200 रुपए, तो आप कौन सा मना करोगे? आप तो बड़े चाव से लोगे, यार ये मेरे को सामग्री मिल गई, और उस टीचर ने दी जिसने हमको पढ़ाया। समझ में आ रही है मेरी बात? में क्या कह रहा हूँ? अब ये रचना अनुवाद कौमुदी हिंदी माध्यम से है, समझ में आ रही है? पूरा व्याकरण इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें शब्द रूप भी मिलेंगे सारे के सारे, और उसमें धातु रूप भी मिलेंगे। क्लियर? प्रत्यय, समास, कोई भी एक किताब एक दो दिन में ले आना, मैं बता दूंगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है भाई? चलिए पहली किताब ये खरीद लेना। यदि कोई संस्कृत मीडियम का विद्यार्थी है तो वो रचना अनुवाद नहीं खरीद के वो ले सकता है प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी, वो इसी की ही है, इसी की, कपिल देव द्विवेदी की। गाइडों आपत्तियां जब भी लगनी है, कभी भी गाइडों से नहीं लगेगी, हमेशा किताबों और इन्हीं किताबों से लगेगी जिसका मैं लिख रहा हूं। अन्यत्र कोई भी, यदि मेरी किताब की आपत्ति लगा दोगे तो कोई नहीं लेने वाला है, क्योंकि किताबें कैसी होनी चाहिए? प्रामाणिक होनी चाहिए, ISO नंबर होना चाहिए उसका, ठीक है। अब ये तो व्याकरण की किताब हो, इसके अलावा आपको कोई भी किताब काम की नहीं है। लघु सिद्धांत भी नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारे समझ में आएगी नहीं। ये 70 रुपए की और ये शायद 100 रुपए की किताब है, एक तो ये अपने पास रखिएगा, ठीक है। सेकेंडरी चीज, यदि कोई चाहता है कि मैं व्याकरण शिक्षण विधियों की किताब लूं, तो उसके लिए किताब रहेगी संस्कृत शिक्षण विधियां, हिंदी की किताब है ये, और लेखक है, मेरे को लेखक नाम याद नहीं है, मैं इसका प्रकाशन लिख देता हूं, अरिहंत प्रकाशन, इसका प्रकाशन है जयपुर से। अब आप सुनिए, ये जो किताब आएगी ना संस्कृत शिक्षण विधि, यदि आप ये ले रहे हो तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है ऊपर, क्योंकि ये हिंदी की किताब है और उसमें पूरा का पूरा व्याकरण तो आगे है और पीछे क्या है? शिक्षण विधि हिंदी में। समझ में आ गई? जो क्रम आपने प्रत्यय, समास, संधि डाला है वो सारा क्रम इन किताबों में आपको दिख जाएगा, ठीक है। शायद इसके ऑथर का नाम गजानंद शर्मा है। आप एक देखो, ये 10 तरीके की किताब आती है मार्केट में। आप जब भी किताब लेने के लिए जाओ तो सबसे पहला काम उसका इंडेक्स देखोगे। इंडेक्स जब आप देखोगे तो ऊपर आगे के इंडेक्स में आपको पूरा व्याकरण दिख जाएगा, जैसे मैंने पढ़ाया। क्या मिलेगा? वर्ण, संधि, कारक, समास, प्रत्यय, खोल के देख लेना, हिंदी में मिलेगी वो। सूत्र संस्कृत में मिलेंगे, ठीक है, बाकी पूरी हिंदी में। और पीछे की साइड में क्या दिया हुआ रहेगा? संस्कृत शिक्षण विधि। यदि आप ये ले रहे हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है, पर मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये चूंकि संस्कृत का हूं इसलिए चाहूंगा कि ये किताब जरूर अपने पास रखें। ये बेसिक किताब है, अपने को पास होनी चाहिए, शब्द रूप धातु रूप, इसमें भी मिलेगा शब्द रूप धातु रूप। तो ये दो किताब मैंने आपको बता दी। कोई तीसरी किताब 30 नंबर के लिए घूमने की आवश्यकता नहीं है, जो नोट्स लिखा है पढ़ते रहना, ठीक है। बाकी ईश्वर के ऊपर बाकी आपका, ठीक है। अब इसके अलावा अब इन किताबों में कोई गद्यांश पद्यांश नहीं मिलेंगे, इसलिए गद्यांश पद्यांश मैं करवाऊंगा आपको मेरा कोर्स खत्म होने पर। तो उसके लिए आपको करना क्या है? या तो आप एक काम कीजिए, 6ठी से 8वीं तक की सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें से कोई भी एक, और कोशिश करना 7वीं की किताब लेनी है। कोई भी किताब उठाइएगा, सरकारी विद्यालय में रंजनी किताब चलती है, ठीक है, ये ऐसे, या तो ये ले लेना, और उसमें से पीछे गद्य पद्य दे रखे हैं सबके। देखो अब सारी किताबों का मामला सारा ऑनलाइन हो गया, तो कोई भी गवर्नमेंट का कर्मचारी आपको किताब नहीं देगा। समझ में आ रही है? इसलिए नहीं देगा क्योंकि किताबें ऑनलाइन है सारी। अब जो भी विद्यार्थी को किताबें दी जाती है वो सब ऑनलाइन दी जाती है, समझ में आ गई? तो किताबें उतनी ही दी जाती है जितनी विद्यालय में है। तो पहले तो हम बोल देते थे कि आप किताब ले लेना, यदि आपके संपर्क वाला आदमी हो तो आप 6ठी से 8वीं तक कोई किताब ले सकते हो। नहीं लेते हो तो एक CBSE में किताब लगती है संस्कृत संदर्शिका, नाम नोट कर लो, ये महंगी किताब है, ये CBSE की किताब है। इसमें फायदा ये है कि आपको जितने भी गद्यांश और पद्यांश, ये आपको सारा वहां मिल जाएगा जैसा पेपर में आता है वैसे, ठीक है। ये क्लास आपके, उसको बोलना CBSE में संस्कृत संदर्शिका दिखा दे, तो वो दिखा देगा, दिखा दे आपको पूरा के पूरा व्याकरण आपको दिखाई देगा, लेकिन शिक्षण विधियां नहीं है।
समझ में आ रही है मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? इसमें सारे का सारा गद्यांश और पद्यांश आपको दिखेगा। देखो मैंने सारी चीज क्लियर कर दी। एक किताब आपको हमेशा अपने पास रखनी है जिसका नाम है रचना अनुवाद कौमुदी। यदि कोई चाहता है कि नहीं मैं तो संस्कृत शिक्षण विधियों को अलग से पढ़ूंगा, तो इन किताबों को लेकर आप एक ही किताब में चला दीजिए। एक शायद उस समय तो 120 रुपए में मिलती थी, अब हो सकता है 140-50 तक आ गई हो, बिकती ज्यादा इसलिए। और नहीं तो अभ्यास के लिए संस्कृत संदर्शिका ले सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा चीज ये है कि इस नोट्स के ऊपर विश्वास रखिएगा, ठीक है। और विश्वास से तो बड़ा कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें आपको मैंने किताबें पूरी बता दी आपको, ठीक है ना। बाकी अब प्रभु इच्छा है, जो भी किताब लेना चाहो वो बता दी। और 6ठी से 8वीं तक की किताब में कोई भी एक किताब उठा लेना, उसमें जितनी भी आगे शिक्षण विधियों का एक एक पन्ना दे रखा है उसको जरूर पढ़ना, ठीक है ना। तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। और आपको जो नोट्स में लिखा हुआ है वही उसी में मिलेगा, ठीक है ना। उससे अतिरिक्त आपको नहीं मिलेगा, मिक्स करके लिखाया है मैंने, ठीक है। अब ये मैंने आपकी किताबों की सॉल्यूशन कर दिया क्या। अब रही गाइड की बात, ना तो मैं गाइड से पढ़ाता हूँ ना मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी गाइड खरीदो। गाइड हमारा एक साधन होती है, साध्य नहीं है। समझ में आ गई? साधन हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि सारी सामग्री एक स्थान पर आपको क्या हो रही है, मिल रही है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गाइड ले रहे हैं। लेकिन गाइड में क्या होता है कि अब एक दिन आप पूछता है ककु बीश है, ये मैडम मेरे से रोज सवाल करते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है मैं क्यों बताऊंगा। इसके लिए मेरे को जलाम जैसे सूत्र 50 सूत्र बताने पड़ेंगे, नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं विषय से भ्रमित मेरे को आता ही नहीं है, बताऊं क्या, मेरे पास उत्तर ही एक ही, आता ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कभी भी विषय से अपने आप को भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उन सबको कवर करना है। समझ में आ रही है? पूरा एक संस्कृत ही नहीं। अब ये तो बात हो गई आपके, देखो मैंने बड़े अच्छे तरीके से 10 मिनट देते हुए आपको बता दिया है ना। 10 मिनट कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपका ये काम तो हो गया खत्म। अब छात्र समस्या ग्रसित होते हैं, मेरे को पहले से पता है, तो इसलिए आपके सवाल हर समय रहेंगे। जीवित हो तो सवाल है, मृत होने पर कोई सवाल नहीं होंगे। इसलिए जिज्ञासा है, रहती रहेगी, ठीक है, रहेगी। तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आप पूछ तभी सकते हो जब ये इसको बोलते हैं सुबह और इसको बोलते हैं शाम को, ठीक है। और ये होती है रात को 11 बजे, इसमें कोई भी नहीं आएगा। समझ में आ गई? क्योंकि वो समय हमारा संरक्षित समय होता है। समझ में आ रही है? तो 8 से 8, ठीक है। और जो मेरा नाम नहीं जानते हैं उनको आज बता देता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे वगैरह नाम नहीं रखा है, और मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिवेदी है, ठीक है भाई। चलिए अब उन लोगों के लिए जो सी बैच के हैं, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं, क्योंकि वो उनका कोर्स समाप्त हो गया। अब उनकी एक ही समस्या बची हुई है, और वो समस्या ये बची हुई है कि हमको प्रश्न नहीं आते। प्रश्न कैसे आएंगे, वो भी करेंगे कभी ना कभी तो, है ना। चलिए अब मैं व्याकरण को उठा रहा हूँ विषय, और व्याकरण मैंने कहां से छुड़वाया था, व्याकरण कहां से छुड़वाया, प्रत्यय। अब अपना पहला प्रकरण समाप्त हो गया, वर्ण, क्योंकि जो वर्ण प्रकरण आता है प्रत्यय तक खत्म हो गया, और वर्ण के बाद में आपका प्रकरण शुरू होता है शब्द, ठीक है। और इसलिए अपना अब प्रकरण लगाएंगे शब्द प्रकरण, हेडिंग लगाओ शब्द प्रकरण। देखो भाई इन्हों ज्यादा मन की आवे भी नहीं, तो मैं आपने की नहीं बता सकूं, जितना मेरे को आता था मैंने सब बता दिया आपको, कुछ रखा ही नहीं आगे। अब आपके पास सवाल सिर्फ उलट पुलट ही बचे हैं कि साहब मेरा भविष्य क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, मैं लेट क्यों हो गया। तो अब इसका उत्तर तो भगवान के पास है, वो देंगे। अब मैं कुछ व्याकरण की चीजें अब आपको नोट करा रहा हूँ, वापस लिखेंगे। अब आप लिखें, एक दिन मेरे को आपकी क्लास में पूछता है काचरा, काचरे को संस्कृत में क्या कहते हैं। अरे टीचर, अरे कोई क्या है, सवाल कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। अभी मेरे को मेरे विद्यालय का विद्यार्थी पूछेगा तो मैं ऐसे थोड़ी नीचे बैठ जाओ, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। विद्यालय, अभी शिक्षा नीति पढ़ के घुसे हो, विद्यालय में भय है उसका सर्वत्र क्या होता है, अभाव। विद्यालय में तो भय उत्पन्न ही नहीं कर सकते भैया आप, तो मैं आपको ये कह ही नहीं सकता। अब सुने, इनके लिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी दे देता हूं मैं। काचरा जो होता है ना, मारवाड़ी भाषा में काचरा होता है, वो अवरोधक होता है। बोलते ना काचरे का बीज है, बोलते हो ना, ऐसे थोड़ी मत बोलते भिंडी का बीज है। किसी आदमी को जब अवरोधक होता है तो आप क्या बोलते हो, ये काचरे का बीज का मुहावरे का मीनिंग क्या होता है, काचर। मैं मारवाड़ी आदमी हूं ना, आराम से बड़े तन्मयता से अतई करते करते पढ़ाता हूं तुम लोगों को। तो भाई ये जो है ना अवरोधक है, ठीक है। काचरा शब्द है वो क्या क्या होता है मारवाड़ी में, अवरोधक। अब वो मेरे ही आनंद ले रहा था, मैं दुनिया के लेता हूँ, और मेरे से जब भी प्रश्न मिलता है कि सर काचरे का मीनिंग है, समझ में आया। अरे भैया न तो काचरा खाते हैं न मीनिंग ढूंढते हैं, जो हमको तो सामने दिखता है उसी का मीनिंग ढूंढते हैं। तो ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए जो ऐसे शब्दों को ऐसे प्रश्न करते हैं तो उनका भी उत्तर दे देता हूँ। उनके लिए किताब है संस्कृत व्याकरण। कौन सी किताब, संस्कृत व्याकरण, और उसकी लेखिका है प्रीति प्रभा गोयल। नोट कर लो भाई काचरे वाले, ठीक है। आप आज आप जाकर देखना, सस्ती किताब 110, वहां नमक मिर्च काचरा भिंडी सब उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे को याद नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करके भेजना मेरा कर्तव्य है। अब आइए आगे, कर क्या है मेरा कर्तव्य, धातु बताओ, प्रत्यय बताओ, तव्यत लिंग बताओ, इसको नपुंसकलिंग में कन्वर्ट कर दो। चलो अब बताओ, ये आपने धातु से क्या बना दिया है, शब्द। अब ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से होंगे, पहला शब्द विकारी और दूसरा शब्द अविकारी। लिख दीजिए शब्द प्रकरण, हेडिंग लगाएंगे शब्द प्रकरण, और अर्थ लिखेंगे
शब्द प्रकरण लिखा है। संस्कृत भाषा में शब्द दो प्रकार के हैं। संस्कृत भाषा में शब्द दो प्रकार पढ़िए। संस्कृत भाषा में शब्द दो प्रकार के हैं। नंबर एक विकारी शब्द, नंबर दो अविकारी शब्द। पहला शब्द कौन सा है? विकारी, और दूसरा है अविकारी। नीचे लिखेंगे जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है, जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे अब देखिए, यहां से आप संस्कृत समझना शुरू कर दोगे। जैसे क्योंकि शब्द अभी तो वर्ण पढ़ रहे थे, तो शब्द वाक्य तो तब बनेंगे जब शब्दों को जोड़ोगे, तब शब्द आ जाएंगे। जिन शब्दों के रूपों में हमेशा परिवर्तन होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? विकारी। जैसे देखना राम, ये जो राम है ना साहब, ये हिंदी का शब्द है, लेकिन राम एक ही है, शब्द तो एक ही है, लेकिन हम उनको कितने तरीके से बना देते हैं। ये राम शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। आप उस राम को संस्कृत में कितने तरीके से बनाते हो? 21। क्यों बनाते हो? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और 3 वचन अलग, तो 7 3 21। एक राम शब्द कितने तरीके से बन रहा है? 21। और इसका पुल्लिंग रूप होता है रामः, रामौ, रामः। यानी ये देखो विकारी शब्द है, शब्द तो राम ही है, लेकिन आप इसमें हर समय क्या करते रहते हो? परिवर्तन। तो जिन शब्दों के रूपों में हमेशा परिवर्तन होता है हम उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम पुल्लिंग में। यदि मैंने कह दिया लता, ये कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग। अब मैं क्या कहूंगा? लता, लते, लताहा, तो ये शब्द कैसा हो गया? विकारी। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो? परिवर्तन। यदि मैं कहता हूं फल, नपुंसकलिंग, और आप इसका रूप क्या बनाते हो? फलम, फले, फलानी। अब चौथा जो शब्द होगा वो शब्द होगा सर्वनामवाची शब्द। कौन सा शब्द होगा? सर्वनाम, जिसको हम कहते हैं तद। क्या बोलते हैं? मूल शब्द है तद, लेकिन जब आप इसको पुल्लिंग में चलाओगे तो चलता है सह, तौ, ते। जब आप इसी स को स्त्रीलिंग में चलाओगे तब चलेगा सा, ते, ताहा। जब इसी स को नपुंसकलिंग में चलाओगे तब चलता है तत, ते, तान। मैं शब्द रूप नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है हम उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे राम, यानी जिसके शब्द रूप चलते हैं वो विकारी हो गए। जैसे लिंग 3 ही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। राम, रामू, रामा, तो राम शब्द कैसा हो गया? विकारी। लता शब्द कैसा हो गया? विकारी। फल शब्द कैसा हो गया? विकारी। तद शब्द 3 लिंगों में चल रहा है। पुल्लिंग में क्या होता है? तद सर्वनाम होता है, आएगा भी आगे अलग से प्रकरण। तो वो पुल्लिंग में क्या चलाते हो? वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में कैसे चलाते हो? सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में तद, ते, ता। कुल मिला के एक ही चीज बतानी है, जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है हम उनको क्या कहते हैं? विकारी। समझ में आ गई? आपको पता है आपका जब वाक्य चलेगा तो वाक्य में क्या चीज होंगी? शब्द। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को। तो वाक्य में तो शब्द होंगे, और ये शब्द कितने प्रकार के होंगे? या तो शब्द विकारी होगा या शब्द अविकारी। पहले मैं ये आपको बता रहा हूं कि शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा हो गया? विकारी। विकारी मतलब विभक्ति लगा हुआ शब्द। नंबर 2 दूसरा लिखेंगे अविकारी। फिर एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहला शब्द कौन सा है? विकारी। अब आइए नंबर 2 दूसरा शब्द कौन सा होता है? अविकारी। दूसरा शब्द आपका अविकारी शब्द। चलिए बताइए सत्य किसे कहते हैं? जो सच हो। असत्य किसे कहते हैं? जो सत्य नहीं होता। अधर्म किसे कहते हैं? विकारी का मतलब जो परिवर्तित होता है। अविकारी जो परिवर्तित नहीं होता, हम उन शब्दों को अविकारी कहते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। अर्थ लिखो। जिन शब्दों के रूपों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों के रूपों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी अर्थात अव्यय कहा जाता है। जिन शब्दों के रूपों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी अर्थात अव्यय कहा जाता है। जैसे उच्चैहि, ये अव्यय है। उच्चैहि पढ़ा पहले से। नीचैहि ये क्या होता है? अव्यय। यदा ये क्या है? अव्यय जो परिवर्तित ही नहीं होते। यदि कह दिया कुत्र ये क्या है? अव्यय। यदि कह दिया सहसा ये क्या हो गया? अव्यय। जो शब्द कभी परिवर्तित नहीं होते हम उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और ऐसे अविकारी शब्दों को कहा जाता है अव्यय। तो शब्द कितने प्रकार के हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? विकारी और अविकारी। और शब्दों के मध्य 3 संबंध होता है। पहला संबंध है जैसा कर्ता वैसी क्रिया, दूसरा है जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, और तीसरा है जैसा संज्ञा वैसा सर्व। अब भाषा में कॉम्बिनेशन चलेगा, व्याकरण खत्म, अब क्या शुरू हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब आइए सबसे पहले करवा रहा हूं अविकारी शब्द।
पहला मेरा टॉपिक क्या रहेगा, अविकारी, और इसी अविकारी को कहूंगा अव्यय। या तो अविकारी शब्द कर दो और ब्रैकेट में क्या कर दो, अव्यय। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वेषु सर्वासु च विभक्तिषु यन्नव्येति तदव्ययम्। देखिए क्या बोला, क्या बोला, एक बार वापस बोलिए। अरे किसी को अव्यय की परिभाषा याद है संस्कृत मीडियम की? सदृशम, अब आप ध्यान में रखना, सब पढ़ा दिया है क्योंकि संधि समास के अलावा कुछ नहीं आना है यहाँ। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो शब्द तीनों ही लिंगों में एक जैसे रहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु, फिर कह दिया सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु यन्नव्येति, यन्नव्येति तदव्ययम्। परिभाषा हो गई, इसलिए पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं क्योंकि अभी इसमें से संधि समास को पूछूंगा। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वेषु सर्वासु च विभक्तिषु यन्नव्येति तदव्ययम्। संस्कृत से सरल भाषा आज तक ना तो कोई बनी है न बनेगी, 101% है, क्योंकि मेरी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों में एमए है, तो मैंने तीनों विषयों को बड़े करीब से देखा है, समझ में आ रही है। और इसलिए जो बोल रहा हूँ वो बड़ी तुलनात्मक तरीके से बोल रहा हूँ। जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, मेरे को रूप की याद करने की जरूरत ही नहीं है। त्रिषु, लिंग कितने हैं साहब, त्रिषु 3, ये आपका विशेष्य हो गया, ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण। मेरे को रूप की जरूरत ही नहीं याद करने की। यदि लिंगेषु लिखा हुआ है तो लिंग कितने हैं, 3, तो जो विभक्ति यहाँ है वो यहाँ लगेगी, तो शब्द क्या बन गया, त्रिषु लिंगेषु सदृशम। जो शब्द तीनों ही लिंगों में क्या होते हैं, समान। अब बताइए लिंगेषु में मूल शब्द, मूल प्रकृति क्या होती है, लिंग। लिंग में संधि बताओ, दीर्घ, वृद्धि, अयादि या पर सवर्ण। ऑटोमेटिक रूप से अब आप ऐसे लिंग लिखते हो तो गलत होता है, ये ध्यान रखना। संस्कृत में ऐसे ही आएगा, वो कहेगा कि इन दोनों में शुद्ध रूप बताओ, तो ये नित्य पर सवर्ण है, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि अनुनासिक हमेशा ही हटेगा और अगले वर्ण का पंचम वर्ण आदेश होगा, ठीक है। तो जो शब्द तीनों ही लिंगों में समान होते हैं, वचनेषु च सर्वेषु, विशेष्य कौन है, वचनेषु, सर्वनाम कौन है, सर्वेषु, जो विभक्ति यहाँ लगी हुई है वो यहाँ है। जो शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं, सारे वचनों में समान, एक मिनट इसको एक काम कीजिए, सारे वचनों में समान होते हैं, तो वचन कितने होते हैं, 3, तो जो तीनों ही वचनों में समान होते हैं। अब ये देखो स्त्रीलिंग का शब्द आया, अब बताना अभी, विभक्ति शु, लता सु, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, तो इसीलिए यहाँ पर भी सर्वासु आया। विभक्ति आपका संज्ञा हो गई, विशेष्य हो गया, और सर्वा शब्द क्या हो गया, विशेषण। जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। अब बताना विभक्ति पद में उपसर्ग बताओ, विभक्ति का प्रत्यय कौन सा है, दव्य, दनियर, यत और कठिन। लिंग कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग, और सप्तमी लगा दी तो रूप बन गया विभक्ति शु, जो सारे ही विभक्तियों में समान होते हैं। अब बताना यन्न संधि बताओ, ऑप्शन पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, दीर्घ या अनुनासिक। यद न वेति में संधि बताओ, वृद्धि, अयादि, पूर्व सवर्ण या यण, वी प्लस एति। और तदव्यम में संधि बताओ, दीर्घ, गौण, वृद्धि और जसत्व, तत् प्लस अव्ययम। अव्ययम में संधि बताओ, या एक एक शब्द खुलेगा भैया, ठीक है। जो कभी भी नव्येति, जो शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होता, हम ऐसे शब्दों को तदव्ययम, हम ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अव्ययम। जो शब्द तीनों ही लिंगों, समस्त विभक्तियों, समस्त वचनों में एक समान ही रहता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, हम ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अव्यय। अर्थ लिखो, अर्थात इसका अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, जो शब्द तीनों लिंगों कॉमा, तीनों लिंगों कॉमा तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में एक समान रहते हैं, एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जो शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जिन शब्दों में कभी कोई, जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन, जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे सहसा, ये देखो कभी यूं क्यों रहेगा, यदा यूं क्यों रहेगा, कोई चेंज नहीं, कुत्र यूं क्यों रहेगा, उच्चैः ऐसे कैसे रहेगा, अभितः यूं क्यों रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हिंदी का उदाहरण दे रहा हूँ, हिंदी में किंतु शब्द अव्यय है, अव्यय है ना किंतु, तो पुल्लिंग के साथ क्या किंता बोलते हो, स्त्रीलिंग के साथ किंती ऐसे बोलते हो क्या, तो किंतु तो चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसी में भी लगा दो, किंतु किंतु ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से जिन शब्दों के रूपों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाले अव्यय, वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाले अव्यय 5 प्रकार के हैं। वाक्य में जो भी अव्यय होगा वो कितने प्रकार का होगा, 5। नंबर 1 उपसर्ग,
वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाले अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5। नंबर 1 अव्यय का पहला भेद लिखेंगे उपसर्ग। अभी आपको उपसर्ग का अर्थ भी नहीं आता है। नंबर नहीं आता पक्का। नंबर 1 उपसर्ग। नंबर 2 क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 मनोविकार सूचक अव्यय। नंबर 5 प्रत्ययांत अव्यय। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा मनोविकार सूचक और पांचवा प्रत्ययांत अव्यय। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5। और अव्यय की डेफिनेशन क्या होती है? जो शब्द कभी परिवर्तित नहीं होते हम उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। और वाक्य में 2 ही शब्द आएंगे, या तो विकारी या अविकारी। पहले अविकारी पढ़ रहे हैं, फिर विकारी पढ़ेंगे, फिर दोनों में संबंध को देखेंगे, फिर जोड़कर क्या बना देंगे? वाक्य। समझ में आ रही है? चलिए पहला लिखेंगे उपसर्ग। पहला क्या है आपका? ये उपसर्ग कब आया है? यदि तुम पहले पूछते हैं तो मैं उत्तर ही नहीं देता, जबकि मैं बार-बार कह रहा हूं उपसर्ग बताओ और आप बड़े धड़ल्ले से उत्तर दे रहे हो। चाहे गलत दे रहे हो तब भी मेरे को हाँ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। चलो बताना, उपकृष्ण उपसर्ग कौन सा है? उपकृष्ण में उपसर्ग कौन सा है? उपहारः उपसर्ग कौन सा है? इसमें भी उप है और ऊपर भी उप है, दोनों जगह उप है। उपगंगा उपसर्ग बताओ, यहाँ पर भी उप है। आहारः। अच्छा चलो ठीक है। तो बड़े यूं विद्वान विदुषी हो यार तुम तो यूं चैलेंज कर रहे हो पाणिनि को भी। समझ में आ रही है? मतलब मैंने दुनिया में ऐसे आत्मविश्वासी छात्र और छात्राएं नहीं देखी है जो बड़े उत्तर गलत भी बोलते हैं तो बड़े आत्मविश्वास के साथ। ऐसा होना चाहिए, है ना? अब बताइए उपकृष्णम में समास कौन सा है? कौन सा है? अच्छा उपकृष्णम में अविभाव समास है। क्यों है? क्योंकि ये पहला शब्द क्या है? अविभाव समास में पहला शब्द क्या होता है? अव्यय। तो ये उपकृष्ण शब्द है, हिंदी में ले लो ना यार। उपकृष्ण शब्द में समास कौन सा है? अविभाव समास है ना? तो इतना क्यों घबरा रहे हो? बोलो हाँ है। कौन सा? यहाँ कोई उत्कर्ष वालों के छुरियां लगी हुई है ना? है। चलो अब बताना, आपके पास ही उत्तर होता है, मैं तो निकाल रहा हूं अंदर से, ठीक है? और जो नहीं निकालना चाहता वो बचा के रखना, क्योंकि आगे भी काम आएगा। बताना आप उपकृष्ण में उप अविभाव समास में पहला शब्द क्या होता है? यार तुम बड़े विचित्र प्राणी हो, कभी तो अव्यय कह रहे हो, कभी उपसर्ग कह रहे हो। अब बताओ उपकृष्ण में उप अव्यय है उपसर्ग है? दोनों है। ये किसने कह दिया जो उपसर्ग होता है वो अव्यय होता है? वापस पूछ रहा हूँ एक बार, वापस मेरा निदानात्मक शिक्षण पे आइए और पहचान कीजिए पूछ क्या रहा हूँ। उपकृष्ण शब्द में समास है क्या? है कि नहीं है समास? कौन सा समास है? मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ ऐसे ही, 15-20 मिनट बचे तो सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो मैं सोचा आपके साथ ही मस्ती कर दी जाए। चलो ताकि तुमको याद तो रहेगा, कैसे टीचर भी मिले। चलो आप कह रहे साहब अविभाव समास है। अविभाव समास में पहला शब्द क्या होता है? तो बताओ उपअव्यय है कि उपसर्ग है? अब तो फिर दोनों नहीं हो सकते मैडम। मैं दुनिया में बहुत चीजें दो चाहता हूँ पर नहीं होती है। आप बात समझो मेरी बात को, बार-बार मेरे से ये शब्द क्यों बुलवा रहे हो आप? समझ में आ रही है? अब बताओ मेरे को उपअव्यय है ना, तो अव्यय कभी भी उपसर्ग नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। और अब आप बताओ उपकृष्ण में उपअव्यय है कि उपसर्ग है? अभी भी उपसर्ग है, तो फिर अविभाव समास नहीं है। कौन पढ़ा था हिंदी तुम लोगों को? आशीष जी को पूछना, फोन लगाता हूँ अभी मैं। तो मेरे को बताओ आप, अब ये अव्यय करूँ उपसर्ग करूँ? अभी भी उपसर्ग करूँ? चलो आप देखते हैं। मेरे को तो मेरा उत्तर मिल गया। आपसे जो निकलवाना था मैंने निकाल दिया। समझ में आ गई? कभी ऐसे चोर को देखा है कि सामने वाले को पता ही नहीं पड़े और उसके हृदय से बहुत सारी चीज निकाल दे? वो मैं हूँ। समझ में आ रहा? देखिए अब उपहार देखना, उपसर्ग बताइए। देखो सारे बोल रहे हार, हार में धातु बताइए री। हार का प्रत्यय बताइए तव्यत अनियर यत या गय। अब बताओ, अब बताना कि उपप्रश्न में उप उपसर्ग है या अव्यय है? अव्यय। क्योंकि यदि ये उपसर्ग शब्दों के योग में आ जाते हैं तो हम इनको उपसर्ग नहीं कहते, हम उनको क्या कहते हैं? अव्यय। और यदि वो क्रिया के योग में रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्योंकि उपसर्ग की डेफिनेशन पहले ही बोल दिया, नहीं आती है तुमको तो उपसर्ग की डेफिनेशन क्या होती है? उपसर्गाः क्रिया योगे। तभी तो आप उठा के कह रहे हो कि अव्ययभाव समास है। नहीं तो आप तो बोल देते ना कि अव्ययभाव समास है, तो पहला शब्द में लिखा था कि उपसर्ग है। तो अव्ययभाव समास में पहला शब्द कभी उपसर्ग नहीं होता। आशीष जी को पूछना कि अव्ययभाव समास में पहला शब्द उपसर्ग होता है या अव्यय होता है? वो कहेंगे अव्यय। उपसर्ग नहीं कहेंगे आपको। उपसर्ग क्रिया योगे अर्थ लिखेंगे। आनंद मत में बात करो, हर चीज टेंशन में ले रहे हो यार तुम लोग। आनंद उपसर्ग क्रिया योगे अर्थ लिखो। प्रादिगण में पठित, ऐसे चलाओ, प्रादिगण में पठित, लिखो प्रादिगण में पठित 22 शब्द, प्रादिगण में पठित 22 शब्दांश लिखेंगे फटाफट इसको। प्रादिगण में पठित 22 शब्दांश क्रिया के योग में, प्रादिगण में पठित 22 शब्दांश क्रिया के योग में, प्रादिगण में पठित 22 शब्दांश क्रिया के योग में उपसर्ग कहलाते हैं।
तो प्रादिगण गण में पठित कितने शब्द? 22 शब्द। यदि किसके योग में आएंगे? क्रिया के, तो वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। इसका मतलब पता है क्या हो गया कि अव्यय के ही भेद चल रहे हैं। देखना मैंने क्या लिखा है, अव्यय कितने प्रकार का होता है? 5। लेकिन यदि ये 22 शब्द, देखो मैं आराम से चुपचाप सुनते रहो, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है? दूसरी बार विषय आएगा नहीं, लेकिन गद्यांश और पद्यांश में एक एक शब्द उपसर्ग से जुड़ा हुआ आएगा। तुम बात डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि उपसर्ग है या अव्यय है, और इससे समास रह जाएगा आपका, क्योंकि हमारे भी तो अव्ययभाव समास लगेगा, तत्पुरुष लगेगा। इसलिए तन्मयता से सुनते रहो। यदि ये 22 शब्द यदि क्रिया के योग में आ गए तो आप उसको कभी भी अव्यय नहीं कहोगे, आप उसको क्या कहोगे? उपसर्ग। और यदि शब्द के योग में आ गए तो आप उसको क्या कहोगे? अव्यय। और इसी कारण वो समास हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? अव्ययभाव। एक ही छोटी सी चीज का अंतर है कंसेप्ट से, क्रिया के योग में वो उपसर्ग है और शब्दों के योग में वो अव्यय। बात समझ में आ रही? चलिए लिखें। और सवाल ये है कि भाई 22 ही उपसर्ग क्यों होते हैं? उपसर्ग 22 ही क्यों है? हिंदी वाला मत बोलना कि हिंदी वाले इनका संस्कृत में 22 होता है, तो संस्कृत वाला खुद करा है ना यहाँ पे, ठीक है? तो 22 क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि यदि आपको इन 22 उपसर्गों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो आप अष्टाध्यायी में जाइए। कहां पर जाइए? अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखी है, वहां पर 22 शब्द लिखे हुए हैं, और इन 22 शब्दों में सबसे पहला उपसर्ग है प्र। क्या लिखा हुआ है? और प्र, और लास्ट में जो है जो भी लिखा हुआ है अनु। तो मैं शुरू कहां से कर रहा हूं? प्र से। इसलिए इस गण का नाम ही क्या पड़ गया? प्रादिगण। जो भी 22 शब्द प्र से शुरू हो रहा है वो सारे प्रादिगण में है, और यदि वो क्रिया के योग में आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। लिखें अर्थात, आगे लिखें अर्थात उपसर्गों की संख्या 22 है, उपसर्गों की संख्या 22 है तथा वे उपसर्गों की संख्या 22 है तथा वे क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 है तथा वे क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। तो उपसर्ग कितने होते हैं? 22, और वो क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। चलिए उस दिन भी बोला था, बताओ उपसर्गों के अर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो लिखो, लिखें वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाले, वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाले उपसर्गों के 3 अर्थ होते हैं। वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाले उपसर्गों के 3 अर्थ होते हैं। जो भी वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है उसके कितने अर्थ होते हैं? 3। अभी तो आप कह रहे थे नहीं होते, और मैं क्या कह रहा हूं? 3 अर्थ होते हैं। अब क्या करें? आपकी माने मेरी मानो? तो बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब तो कितने होते हैं अभी देखते हैं। खाना, वो बोल रहे हो कि क्या 1 बजे वहाँ 1:30 बजे खाना कहाँ से खाओगे, है ना? अरे टिफिन क्या ना बनावे बनाए रहे है हारा, सब बड़े बनाए माल आता है। चलिए हारह, हारह धातु बताओ, प्रत्यय बताओ, गए। चलो तो एक उपसर्ग लगा देता हूँ, पता है क्या? मैंने उदाहरण सुनाया था ना आपको। मेरे मेरे इस वापस सुना देता हूँ ताकि तुम लास्ट जाते जाते कम से रात को तो मेरे को याद करो। चलो कह दिया आहार, मेरी पड़ोसन है, बहुत सुंदर है, ठीक है? और उसको मैंने कहा कि हारह, तो हार का मीनिंग क्या होता है? पहनना। वो हार ये नहीं है, हरण करना। तो उसने मेरे को पूछा कि किसका हरण करोगे? मैंने कहा किसी का नहीं, आहार। उपसर्ग लगा दिया साहब। हार मतलब हरण करना, और आहार मतलब भोजन। अब बताओ आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। तो आकार का आया, क्या अर्थ होता है? आका कोई अर्थ नहीं होता। चलो थोड़ी देर में पूछ लिया आहार करोगे, तो उसने कहा बिल्कुल करेंगे, लेकिन आहार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विहार। उपसर्ग बताइए वी। अर्थ मतलब विहार मतलब घूमना, आहार मतलब भोजन करना। वी का अर्थ बताओ, अर्थ आ रहा है क्या? चलो उसने कहा आहार करवा देना, गाड़ी में चलोगे तो विहार भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे आहार नहीं करूंगी, लूंगी क्या? उपहार। बताओ उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट। अब उपसर्ग का अर्थ बताओ, कुछ अर्थ नहीं। देखते भी आता है। अब उपकार लिख दिया मैडम, करें क्या? कभी कभी तो मैं कर देता हूँ उपकार भी। चलो उपहार, उसने कहा उपहार तो ठीक है, उपहार दे देना, पर जैसे ही गाड़ी में बिठाया मेरी एक सुंदर सी पत्नी मेरे को मिल गई, जिसने मेरे ऊपर क्या कर दिया? प्रहार। प्रहार अर्थ क्या हो गया? मारना। देखो जैसे जैसे उपसर्ग लग रहे हैं वैसे वैसे शब्दों के, और मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और आज ऐसा लगा कि मेरा क्या हो गया? संहार। समझ आ रही है? अब बताओ उपसर्ग का अर्थ आ रहा है क्या? देखो तुम्हारी कैसी विचित्र गति है, कभी कह रहे हो आ रहा है, कभी कह रहे हो नहीं आ रहा है, अब कह रहे हो वापस कह रहे हो नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो उदाहरण। अब देखिए वाक्य में अनुप्रयुक्त होने वाले उपसर्गों के कितने अर्थ होते हैं? 3। नंबर 1 पहला अर्थ कहेंगे, कभी कभी उपसर्ग, कभी कभी उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को, कभी कभी उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को नष्ट करके, धातु के मुख्य अर्थ, धातु कहते हैं क्रिया को, कभी कभी उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को नष्ट करके एक नवीन अर्थ, एक नवीन अर्थ उत्पन्न कर देता है। कभी कभी उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को नष्ट करके एक नवीन अर्थ को उत्पन्न कर देता है। जैसे हारह, आहारह, विहारह, उपहारह, प्रहारह, सम्मार। अभी आगे 9 लाइन और है इसके, पर मैं वो लिख के समय खराब अब नहीं करूंगा। यानी हार का मतलब था हरण करना, री धातु है, लेकिन जैसे जैसे आप उपसर्ग लगा
लगा रहे हो तो ना तो उपसर्ग का अर्थ आ रहा है न क्रिया का अर्थ आ रहा है, बल्कि एक नवीन अर्थ को क्या हो रहा है उत्पन्न। यानी कभी कभी वाक्य में क्या होगा कि उपसर्ग लग के धातु का अर्थ ही चेंज हो जाएगा और वो अर्थ बिल्कुल ही कैसा होगा, नया, जो ना तो उपसर्ग का होगा न क्रिया का होगा। समझ आ रही है, धातु के मुख्य अर्थ को नष्ट कर दिया। अब आइए नंबर 2, दूसरी लाइन लिखेंगे। तुम्हारे मुख बड़े ही तेज देखने लायक है, कभी कहते हो हाँ कभी कहते हो, अब देखता हूं। और अब बताना, गमन करना, गमन मतलब जाना। मैंने कह दिया कि आप अनुगमन कीजिए, अनुगमन मतलब पीछे पीछे जाना। अब उपसर्ग का अर्थ आ रहा है क्या, या उपसर्ग का क्या अर्थ आ रहा है, आ रहा है ना, या तो गमन मतलब जाना और अनुगमन मतलब जाना ही होता है, पीछे पीछे जाना। तो यहाँ पर उपसर्ग ने धातु के अर्थ को खत्म थोड़ी किया, बल्कि धातु के अर्थ का ही अनुवर्तन किया। राग हो जाना, और मैंने कह दिया अनुराग हो जाना। एक तो प्रेम है और एक अनुराग है। तो यहाँ पर उपसर्ग धातु के अर्थ को नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि धातु के अर्थ का ही अनुवर्तन कर रहा है। समझ आ रही? तो लिखे नंबर 2, कभी कभी उपसर्ग, कभी कभी उपसर्ग धातु के, कभी कभी उपसर्ग धातु के अर्थ का ही अनुगमन करता है। कभी कभी उपसर्ग धातु के अर्थ का ही अनुगमन करता है। क्या कहा? कभी कभी तो उपसर्ग क्या करता है, धातु के अर्थ को नष्ट कर देगा, और कभी कभी वो क्या कहेगा, धातु के अर्थ को आगे ले जाएगा। जैसे गमन अनुगमन, राग अनुराग। तो यहाँ पर धातु का अर्थ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि धातु के अर्थ को ही आगे कहा है। चलो अब बताओ, होता है कि नहीं होता है? ऊपर वाला कह रहा नहीं होता है, नीचे वाला कह रहा होता है। ठीक है, तीसरा और देखते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वापस तीसरी लाइन लिखोगे, कभी कभी उपसर्ग, तीसरा, कभी कभी उपसर्ग धातु के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है। कभी कभी उपसर्ग धातु के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है। यत्न करने से कुछ नहीं मिलता, सफलता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कोशिश नहीं, अत्यधिक कोशिश। कोशिश तो सारी दुनिया ही करती है। तो यहाँ पर धातु के अर्थ में उसने क्या कर दी, विशेषता। देखिए, कभी कभी उपसर्ग, तीसरी लाइन, कभी कभी उपसर्ग धातु के अर्थ में क्या कर देता है, विशेषता उत्पन्न कर देता है। जैसे यत्न, प्रयत्न। अब बताओ उपसर्ग का अर्थ होता है क्या? अब समझ में आ गया? उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ वो तो वाक्य में आएगा, तब अर्थ देगा कि वो क्या अर्थ दे रहा है। अपन जबरदस्ती लिख रहे हैं मतलब अच्छा, प्रकृष्ण, गुड न, तो कभी कभी तो वो क्रिया का अर्थ क्या करेगा, नष्ट कर देगा, कभी उसी का अनुगमन करेगा, कभी उसमें क्या कर देगा, विशिष्ट। अब बताओ उपसर्गों की संख्या कितनी हो गई भाई?